गुड इवनिंग एवरीवन एंड यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर। और आशा करता हूं कि आप सब अपने अध्ययन को अच्छे से कर पा रहे होंगे और आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और अपनी तैयारी को अधिक अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं और आप लगातार देख रहे हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं राज व्यवस्था का, और हम ये पहले ही समझ चुके हैं कि राज व्यवस्था का संबंध उन नियम, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से है जो किसी देश के सत्ता और शासन को जिनके द्वारा चलाया जाता है। यानी जिन नियमों और सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के तहत किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है वही राज व्यवस्था है। तो हमने देखा कि हमारे देश का शासन एक संविधान के द्वारा चलाया जाता है। तो वो उस संविधान के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो हमने देखा कि इसकी नींव और इसकी जड़ें बहुत गहरी है, यानी बहुत पुरानी है। तो हमने देखा कि भारत में किस प्रकार इस संविधान की जड़ें पनपी, इस संविधान को कैसे एक मूर्त रूप मिला, कैसे हमारा संविधान बना। तो उसके पीछे हमने चीज़ों को जाना और देखा कि कैसे 1600 ईस्वी में कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है और व्यापार करते करते उसकी मंशा होती है कि वो भारत में क्यों ना सत्ता, यानी सत्ता को संभाले, शासन को संभाले, या वो यहाँ पे राजनीति में सक्रिय हो जाए। तो इन आकांक्षाओं को लेकर वो कंपनी भारत के शासकों के साथ युद्ध लड़ती है, जिसमें प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, और फिर वो एक संधि करती है, या कहे कि वो कानूनी अधिकार प्राप्त करती है कि वो भारत में शासन कर सके। और वो संधि होती है इलाहाबाद की संधि 1765 की। यानी ये वो पहला समय है कि जब भारत के शासक कंपनी को लिखित रूप में कुछ कानूनी अधिकार देते हैं कि वो भारत में अब शासन कर सकती है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में एक एक्ट पास होता है जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, और उसमें कुछ प्रावधान किए जाते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और एक गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इसी तरीके से हम इन सब चीज़ों को देख चुके हैं कि 1773 में पहली बार एक कानून लाया जाता है, और फिर मैंने आपको बताया कि फिर कानूनों की बौछार होती है और हमने उनको बारी बारी करके अध्ययन किया। लेकिन उन कानूनों के बीच में हमने एक चीज़ देखी, एक पॉइंट देखा, एक बदलाव देखा कि वो कंपनी का जो शासन था वो कहीं ना कहीं कंपनी की शोषणकारी नीतियों के कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने उस कंपनी के शासन को तोड़ दिया और वो कंपनी का शासन समाप्त होता है। और ब्रिटिश सरकार 1858 में एक नया कानून लाती है, भारत शासन अधिनियम, और उस कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है और शासन को अब सीधा संभालने की सत्ता अपने हाथों में ले लेती है। यानी अब शासन को चलाने का काम सीधा ब्रिटिश सरकार करती है। और उसके बाद फिर अनेकों प्रकार के एक्ट भारत पर लागू किए जाते हैं। और ऐसे ही 1858 से 61, 92, 1861, 92, और उसके बाद फिर 1909, 1919, 1935 और फिर कुछ योजनाएं, और अंततः माउंटबेटन योजना के तहत भारत में पहली बार एक अंतरिम सरकार और संविधान को बनाने की बात होती है। यानी अब ये वो समय था जब भारत में अपना एक संविधान बनाने की शुरुआत होती है और उसके लिए चुनाव कराए जाते हैं, संविधान सभा बनती है और वो एक संविधान को बनाती है। और वो संविधान पहली बार संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। उस पर उस दिन अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को सभा में उपस्थित 284 लोगों के द्वारा या संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। यहाँ तक हम सब कुछ देख चुके हैं। और फिर उसको अंतिम रूप से भारतवर्ष में लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950। यानी अब संविधान बन चुका है। ये सब चीज़ें हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, ये सब चीज़ों को हम पहले ही देख चुके हैं। यानी इन टॉपिक्स को हमने एक एक करके पहले ही क्लियर कर लिया है। तो अब हम, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में या कल वाली क्लास में देखा कि हमने उस संविधान को जो बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, उस संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं, वो संविधान किस प्रकार का है, क्या विशेषताएं रखते हैं, क्या क्या उसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो हमने उसी क्रम में कल संविधान की उद्देशिका को समझा और उस पर देखा हमने कि
उस उद्देश्य के स्रोत भारत में संविधान सभा में जब 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो हमारी आज की प्रस्तावना कहीं ना कहीं उस वाली उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, वो लगभग उसी प्रकार की है। और उसी में हमने फिर देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधान से भी वो हमारी प्रस्तावना कहीं ना कहीं प्रेरित है। तो हमने देखा कि हमारी जब संविधान लागू हुआ, यानी मूल संविधान की जब बात करते हैं, तो उस समय की प्रस्तावना और आज की वर्तमान प्रस्तावना में, यानी आज की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की प्रस्तावना में काफी अंतर है। और अंतर होता है उन 3 शब्दों का जो हमने कल देखा कि कैसे संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कैसे संविधान की प्रस्तावना में पहले पैरा में समाजवादी पंथ निरपेक्ष को और छठे पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया, और एक नई प्रस्तावना अब हमें देखने को मिलती है। और कैसे हमने उस प्रस्तावना को समझा कि हमारे संविधान निर्माताओं की क्या आकांक्षाएं या क्या उद्देश्य उनके मन में थे, जिसे हमने हमारे संविधान का उन आकांक्षाओं को लेकर, जिन आकांक्षाओं को लेकर हमारे संविधान को मूर्त रूप दिया गया, आखिर वो मंशाएं हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, जिसको हमने कल अच्छे से अध्ययन किया। और फिर हम बात कर रहे थे अपने संविधान की विशेषताओं की, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा संविधान एक विशाल और बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। उन्हीं में हमने कल देखा कि किस प्रकार हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, लेकिन फिर हमने समझा कि कैसे समय के साथ उनमें संशोधन होते गए और उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गई। कैसे वो अनुसूची 8 से बढ़कर आज 12 हो गई, वो 22 भाग आज 25 हो गए, और जो अनुच्छेद है उनकी संख्या भी कहीं ना कहीं 465-70 के आसपास लगभग आज पहुंच चुकी है। लेकिन मूल रूप से आप देखेंगे तो उन अनुच्छेदों की संख्या आज भी 1 से 395 दिखाई देती है, लेकिन उनके सब क्लोज, यानी जिस विषय में संशोधन करना था, तो उसी आर्टिकल के हमने सब क्लोज यानी उसके उपभाग में उन चीजों को रखा हुआ है, यानी वो मूल रूप में आज भी 395 है। तो हमने संविधान की विशेषताओं का जब अध्ययन किया तो कल हमने देखा संसदीय शासन प्रणाली, और मैंने कहा कि हमने अपने संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि जब संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, इसका मतलब कोई दूसरी भी शासन प्रणाली होगी। तो उसी क्रम में हमने देखा कि 2 तरह की प्रणाली, एक अध्यक्षात्मक और दूसरी संसदीय शासन प्रणाली। तो हमने इन दोनों में ये आपको अमेरिका में देखने को मिलती है, और दूसरी जो हमने देखी संसदीय शासन प्रणाली, ये आपको देखने को मिलती है ब्रिटेन में, ये आपको देखने को मिलती है ब्रिटेन में, ये आज के इंग्लैंड में, ये आपको देखने को मिलती है इंग्लैंड में और ब्रिटेन में। और ये अध्यक्षात्मक जो कि अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, ये मिलती है आपको अमेरिका में अध्यक्षात्मक, और संसदीय शासन प्रणाली आपको ब्रिटेन में देखने को मिलती है। तो कल हमने देखा संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने कहा कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई थी, और भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यानी हमारे संविधान निर्माता कहीं ना कहीं इंग्लैंड के उस सिस्टम से प्रेरित थे, या वो सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे देश में अच्छा साबित होगा। इन आकांक्षाओं के साथ हमने ब्रिटेन की उस संसदीय शासन प्रणाली को अपने संविधान में रखा। तो भारत का राष्ट्रपिता इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। ये हम कल देख चुके हैं जब हमने अध्ययन किया
प्रस्तावना का, संविधान की उद्देशिका का, तो हमने देखा कि हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक, यानी भारत में शक्ति कहीं ना कहीं जनता में निहित रहेगी, शासन जनता के द्वारा चलाया जाएगा, जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुनेगी, और वो प्रतिनिधि चुनेगी तो जनता कहीं ना कहीं अंतिम शक्ति जनता के अंदर निहित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन के सम्राट के समान ही भारत में नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति। कहने को तो राष्ट्रपति सर्वप्रथम है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रधान होता है। और वास्तविक शक्ति किसके अंदर होगी? अगर देखा जाए तो वास्तविक शक्ति जनता के अंदर है, लेकिन जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, और वही मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखेंगे कि इस संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यानी ये वो मंत्रिपरिषद है जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के लोग होते हैं, और वो किसी विषय पर डिसीजन लेते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति निहित होती है, और ये गठित होती है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति जब अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर तो करेगा, लेकिन वो सलाह मानेगा या नहीं मानेगा। हो सकता है कि वो सलाह माने या नहीं माने, लेकिन जब हम संविधान का अध्ययन विस्तृत रूप में करेंगे तो हम इनको वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि हमारे देश का राष्ट्रपति अगर काम करता है तो वो किसकी सलाह पर करता है? वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 75 क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका मूल गुण क्या है, तो आप कहेंगे कि हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस मूल गुण के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी संसदीय हमने जिस शासन प्रणाली को अपनाया है वो हमारी संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है कि लोकसभा के प्रति हमारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। भारत का संविधान अब हम देखेंगे कि जो भारत का संविधान है उसकी एक विशेषता ये भी है कि वो लिखित संविधान है। और अब आप फिर वही क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, फिर वही प्रश्न आपके दिमाग में उठना चाहिए कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिखित संविधान को बनाया है, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरे प्रकार का भी संविधान होता होगा, और चीजें या तो लिखित हो सकती है या अलिखित हो सकती है। तो हमने कौन सा संविधान अपनाया? हमारे संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता है कि हमारा संविधान लिखित है, और भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यद्यपि इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है। यद्यपि इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है। और हम देखेंगे कि कुछ पद और कुछ कार्य हमारे वर्तमान स्थापित व्यवस्था में इस प्रकार के होते हैं कि जिनका संविधान में कहीं भी स्थान नहीं है, लेकिन वो आपको देखने को मिलते हैं और वो होते भी हैं। लेकिन कहीं आप देखेंगे कि वो हमारे संविधान में स्थापित परंपराओं और प्रथाओं का ही एक रूप है। यानी हमारे संविधान में परंपराओं और प्रथाओं को भी स्थान दिया गया है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है।
ब्रिटेन का संविधान सिर्फ और सिर्फ परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है और उनका कोई लिखित संविधान नहीं है। लेकिन हमने इस प्रकार का संविधान एडॉप्ट किया है कि वो प्रथाओं एवं परंपराओं को भी फॉलो करता है और वो लिखित भी है। यानी उसका एक बड़ा भाग जहां आपको लिखित रूप में देखने को मिलेगा, तो वहीं कुछ प्रथाओं और परंपराओं के साथ भी हमारा संविधान का कार्य या हमारे संविधान के तहत कार्य किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यानी आप देखेंगे और याद रखेंगे कि ऐसा पहला देश जिसका लिखित संविधान हो तो वो है अमेरिका, और यह लिखित संविधान भी है। यानी आप कहेंगे कि भारत ने लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट तो अमेरिका से लिया और परंपराओं और प्रथाओं को अपने संविधान में कहां से रखा? ब्रिटेन के संविधान से रखा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, सिर्फ और सिर्फ उनकी परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर वहां की व्यवस्थाओं को निर्धारित किया जाता है। लेकिन हमारे और अमेरिका, हमारे यानी भारतवर्ष के और अमेरिका के संविधान की जो समानताएं हैं वो लिखित है और लिखित प्रकार से उनको चलाया जाता है। लेकिन भारत के संविधान में परंपराओं और प्रथाओं को भी स्थान दिया गया है। और अब एक और विशेषता, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। यानी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अधिकार हमारे संविधान में स्थापित किए गए हैं कि जो किसी व्यक्ति को जन्म के साथ ही, किसी भारतीय नागरिक को जन्म के साथ ही स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे अधिकारों को भी हमारे संविधान में रखा गया है। तो आप देखेंगे कि जब अपने संविधान का अध्ययन करेंगे तो भारतीय संविधान का भाग 3 अपने नागरिकों के लिए कुल 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। हमारे संविधान में केवल 6 नहीं बल्कि आप देखेंगे कि ये पहले 7 थे, बाद में इनको हम जब अच्छे से चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि एक मूल अधिकार को, और ये 6 मूल अधिकार नहीं बल्कि 6 प्रकार के मूल अधिकारों को की घोषणा करता है। और इन मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और मूल संविधान में इनकी संख्या 7 प्रकार के ये होते थे, लेकिन अभी ये 6 प्रकार के हैं। तो हमारे संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है, फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यानी जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में स्थापित किया गया है उसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राज्य द्वारा मूल अधिकारों के प्रतिकूल बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। यानी राज्य सरकार द्वारा भारतीय संघ में राज्यों को शक्ति है कि वो अपने नागरिकों के लिए कानून बनाए, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यानी राज्य कोई भी ऐसी विधि मतलब कानून या एक्ट नहीं बनाएगा जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो। यानी ये एक बड़ी शक्ति भारतीय नागरिकों को संविधान देता है। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये हमने अभी डिस्कस किया कि पहले 7 मूल अधिकार, 7 नहीं बल्कि 7 प्रकार के मूल अधिकार, 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा करके भाग 3 से हटा करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में अंतर्विष्ट किया गया। यानी ये जो हमारा 7वें प्रकार का
मूल अधिकार था या फंडामेंटल राइट्स था, इसको हटा दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया। और यह कार्य किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। तो आपको ये याद रखना है कि मूल संविधान में हमारे मूल अधिकारों के प्रकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब वो संख्या 6 है। और उसमें से एक अधिकार को, जिसको हम संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं, जिसको हम संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं, हम इनको विस्तृत रूप में डिस्कस करेंगे जब हम मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। आने वाली क्लासेस में जब हम मूल अधिकारों को समझेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे संपत्ति के अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स से हटा करके स्थापित किया गया और उसको विधिक अधिकार बनाया गया और उसको अब हमारे संविधान में 300 के अनुच्छेद के रूप में रखा गया है। अब वो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है और उसको रखा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, यानी अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो उसका संरक्षण कौन करेगा। तो हमने अपने संविधान में एक न्यायपालिका का भी जिक्र किया है जिसका अभी हम अध्ययन करेंगे। तो हम पहले ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा, जो फंडामेंटल राइट्स हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, अगर उनके हनन की बात होगी तो उनको संरक्षण प्रदान करने का काम करेगा कोर्ट, यानी न्यायालय उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य करेगा। अब देख लेते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी आप पहले तो ये देखेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो चीज हैं कि जो राज्य के लिए है। यानी जब कोई स्टेट पॉलिसी बनाएगा तो उनके लिए ये डायरेक्शन है कि वो पॉलिसी मेकिंग के समय इन सब चीजों का ध्यान रखे ताकि नागरिकों के लिए कल्याण, ऐसी नीतियां बनाए जो कल्याणकारी हो। यानी हमारे संविधान में ऐसे कुछ तत्वों को रखा गया है कि जब राज्य अपने नागरिकों के लिए नीति बनाएगा तो वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके बनाएगा, इन तथ्यों को ध्यान करके बनाएगा ताकि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान की एक विशेषता यह है कि राज्यों के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखा गया है कि वो इनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों के लिए नीति निर्धारण में मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है। संविधान का भाग 4, अभी हमने देखा कि संविधान में मूल अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है और उनको अमेरिका से लिया गया है। अभी हम देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में रखे गए हैं और आप ध्यान देंगे कि इनको अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है और ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यह मार्गदर्शक के रूप में कुछ कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि ये हमारे संविधान में कहां से लिए गए हैं, कहां से हमने इनको लिया है। तो आप देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से हमने इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा है। इन कर्तव्यों का पालन कर राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं। यानी ये वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के काम आते हैं। यानी अगर राज्य इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगा, एक्ट बनाएगा अपने नागरिकों को, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। तो ये राज्य के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता,
इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। यानी ये राज्य के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो हैं, लेकिन इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। नहीं तो अगर इनको न्यायालय के अधीन लाया जाता या ये विवाद का कारण हो सकते थे। ये रोज आपको अगर ये न्यायालय के अधीन या न्यायालय द्वारा इन पर आवाज उठाई जाती या नागरिक इन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर लोग रोज न्यायालयों में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये संविधान न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये राज्य के लिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि वो अपने राज्य के कानूनों में इनको ध्यान करके कानून बनाएं। ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। ऑस्टिन ने इनको नीति निर्देशक तत्वों को, सिद्धांतों को राज्य की आत्मा। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा, तो आपको याद रखना है कि ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा के रूप में संज्ञा दी या नाम दिया। अब आप देखेंगे कि नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, यानी अब हमारा संविधान जहां हमने देखा कि मूल अधिकार और राज्यों को भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए कि आप इनको ध्यान में रखते हुए नागरिकों के लिए कानून बनाएंगे ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। अब आप वहीं देखते हैं कि नागरिकों के लिए भी हमारे संविधान में एक कर्तव्य के रूप में कुछ चीजों को रखा गया कि हमारे नागरिक भी कुछ कर्तव्यों का पालन करें। तो उन कर्तव्यों को भी हम देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य का समावेश मूल संविधान में नहीं था। हमारे जो मूल संविधान था, यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ, उसमें मूल कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं थी। यानी इसको किसी संशोधन के द्वारा बाद में संविधान में जोड़ा गया होगा और अपेक्षा की गई होगी कि नागरिक भी कुछ कर्तव्य का पालन करें। तो आप देखेंगे और आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। मेंस में और प्रीलिम्स में ये आपसे बार बार पूछा गया है कि सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के यानी हमने देखा, कल हमने समझा कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे और फिर हमने देखा कि आज के वर्तमान संविधान में हमने देखा कि 25 भाग है। तो मैंने कहा कि मूल संख्या वही है, लेकिन हमने उनके भागों में कुछ उपभागों को जोड़ दिया है। तो आप देखेंगे कि एक ये नया भाग 4 के 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब वो 10 मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको हम विस्तृत से डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। हम अब संविधान का एक एक आर्टिकल का अच्छे से अध्ययन करेंगे और तब चीजें हमारे संविधान में हम आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ मूल कर्तव्य भी आएंगे और हम एक एक मूल कर्तव्य को अच्छे से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि इन मूल कर्तव्य को सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हमारे संविधान में रखा गया। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और एक नया भाग इसी के साथ जोड़ा गया, उसको भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में इनको रखा गया और इन मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। इन्हें रूस के संविधान से और उस समय का, आज का रूस और उस समय का सोवियत संघ, यानी
यूएसएसआर। इन्हें यूएसएसआर के संविधान से, उस समय के सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इन मूल कर्तव्य को हमने रूस के, आज के रूस और उस समय के सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और अब आप देखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षण पर आरोपित किया गया है। यानी कहा गया है कि ये माँ बाप का कर्तव्य है, या जिसके माँ बाप नहीं हैं उनके अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कम से कम, यानी वो कम से कम शिक्षित तो हो जाए। तो ऐसा उनको करने के लिए बोला गया है कि वो अपने बच्चों को कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कम से कम स्कूल भेजे, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर पाए, वो कम से कम भाषा को समझ ले, लिख ले, पढ़ ले, वो शिक्षित कहलाए। तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे ताकि वो शिक्षित कहलाए। और अब आप देखेंगे कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका या जुडिशरी सिस्टम को भी संविधान में जगह दी गई है, या जुडिशरी सिस्टम को भी संविधान में रखा गया है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इन सब चीजों को क्या पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो संविधान हमने भारत में लागू किया उसमें उसकी क्या विशेषताएं थी, भारतीयों को क्या दिया गया। जिस संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, उस संविधान में आखिर क्या रखा गया, संविधान निर्माताओं की क्या आकांक्षाएं रही होगी और उन्होंने भारतीयों को उस संविधान में क्या दिया, उस संविधान में क्या भारतीयों के लिए व्यवस्थित स्थापित किया गया है, यानी वो कौन से नियम कानून हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं। तो हम कम से कम एक मोटी पहले ये जान ले और फिर हम उन चीज़ों को बारी बारी देखेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि हमारा संविधान लिखित है, हमारे देश में एक संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा शासन चलाया जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र है, हमारे संविधान में कुछ मूल कर्तव्यों को रखा गया है नागरिकों के लिए कि वो भी अपने कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को भी जगह दी गई है। और अभी हमने देखा कि जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा, या कहे कि हमारे मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से अगर हनन होता है तो संरक्षण देने का काम करता है न्यायालय। और उस न्यायालय को भी हमारे संविधान में स्वतंत्र रूप से, यानी किसी प्रकार का कोई भी दबाव, राजनीतिक दबाव या किसी बाह्य दबाव, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव उस जुडिशरी सिस्टम के ऊपर नहीं है। यानी एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हमारा संविधान करता है। आप देखेंगे कि संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान, यानी हमने जिस संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, यानी राज्य भी अपने नागरिकों के लिए कानून बना सकते हैं, और एक केंद्र और राज्यों में जिस व्यवस्था को हमने भारत में एडॉप्ट किया है, तो आप देखेंगे कि कभी कभी केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम या उसका समाधान करने का काम हमारा संविधान, और उस संविधान के अंतर्गत वो स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। तो विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन, वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान के निर्वचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। आपने देखा, आप दोबारा देखिए कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या काम करती है। संघात्मक संविधान में यानी संघ का मतलब कि वो केंद्र और राज्यों से मिलकर ऐसी व्यवस्था जहां केंद्र और राज्य दोनों काम करते हैं, यानी राज्यों को भी शक्ति दी गई है और जहां केंद्र को भी शक्ति दी गई है,
ऐसे में आप देखेंगे कि कभी कभी केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ विवाद पनप जाता है, तो उस विवाद का समाधान करने का काम हमारी न्यायपालिका करती है। और दूसरा आप देखेंगे कि संविधान के निर्वचन, यानी अगर संविधान में कुछ ऐसा है कि जो अस्पष्ट है, जो समझ नहीं आता है, यानी किसी शब्द की व्याख्या करने का काम, किसी इंटरप्रिटेशन करने का काम कौन करेगा? वो न्यायपालिका करेगी। यानी संविधान के अंदर चीजों को स्पष्ट करने का काम कौन करेगा? वो न्यायपालिका करेगी। तो निर्वचन का मतलब संविधान का निर्वचन, निर्वचन का मतलब आपको समझना है कि अस्पष्ट चीजों को, संविधान के अंदर अस्पष्ट चीजों को, यानी आज के वर्तमान में अगर कुछ चीजें अस्पष्ट दिखाई देती है तो उनको स्पष्ट करने का काम, यानी उन संविधान का स्पष्टीकरण देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। और संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी न्यायपालिका के पास ही होता है। यानी जो हमारा संविधान है उसका संरक्षण और मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी हमारी न्यायपालिका के पास होता है। एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर, एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर, एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों में उच्च न्यायालय एवं तदंतर क्रम से अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। यानी आप देखेंगे कि जिलों में अधीनस्थ न्यायालय और राज्य में एक उच्च न्यायालय, और फिर हम जब उच्च स्तर की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई है। यानी नागरिकों को न्याय मिलने में कठिनाई ना हो। यदि नागरिकों के साथ कुछ गलत होता है, वो न्यायालय की ओर जाते हैं तो उनको कठिनाई ना हो, तो हमने इस एकीकृत न्याय व्यवस्था को या एकीकृत न्यायपालिका को शीर्ष पर हमने सर्वोच्च न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना हमने स्वतंत्र न्यायपालिका के तहत की है। संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, आप ये भी बड़े ध्यान से समझिए कि हमारे संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए हैं। और इन स्पष्ट प्रावधानों को करने का मतलब है कि उनके वेतन, नियुक्ति, अपॉइंट करना, उनके भत्ते और पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करने से तात्पर्य ये है कि उन न्यायाधीशों पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक या किसी आर्थिक या किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो और वो निर्णय लेने में स्वतंत्र महसूस करें। इसीलिए इनका विशेष रूप से स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके वेतन और भत्तों को किस प्रकार दिया जाएगा। यानी उनके वेतन और भत्तों में अगर हस्तक्षेप करने की शक्ति किसी को दी जाती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हमारे न्यायाधीश उनसे प्रेरित हो जाए या उनके किसी दबाव में कार्य करे। इसीलिए स्पष्ट संविधान में कहा गया है उनकी नियुक्ति के लिए, उनके वेतन भत्तों के लिए, उनको पद से हटाए जाने से संबंधित विषयों पर अलग से क्या है, स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो हमारी न्यायपालिका को बड़ा सोच समझकर हमारे संविधान में रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में नागरिक हम किसको कहेंगे, किस प्रकार की नागरिकता होगी। हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर भी प्रावधान रखे गए हैं। यानी यह संविधान जिन लोगों के लिए बनाया गया है, भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं, नागरिकता को लेकर भी क्या प्रावधान कुछ संविधान में किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर भी प्रावधान किया गया है। और आप देखेंगे कि संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यता जनरली आप देखेंगे कि जिन देशों में संघात्मक सिस्टम को अपनाया गया है, जहां संघात्मक प्रकार के
व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, वहां आप देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगी दोहरी नागरिकता। यानी जैसे मैं कहूं कि मैं यूपी का रहने वाला हूं और यूपी भारत का एक राज्य है, तो आप देखेंगे कि जहां व्यवस्था फेडरल है या संघात्मक रूप में है, जहां राज्य और केंद्र को शक्ति दी गई है, तो आप देखेंगे कि वहां पर व्यक्ति भारत का भी नागरिक होता है और यूपी का या उसके राज्य का भी नागरिक होता है। यानी कहे कि उसके पास दो तरह की नागरिकता होती है, यानी एक राज्य की और दूसरी उस देश की। तो हम कहेंगे कि उस देश में जहां संघात्मक व्यवस्था होती है, वहां आपको दोहरी नागरिकता प्रथम संघ की और द्वितीय राज्य की का प्रावधान किया जाता है। उदाहरण अमेरिका में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति दो तरह की नागरिकता रखता है, एक अमेरिका की यानी उस देश की और दूसरी वहां के राज्य की। यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान ऐसे देशों में जहां संघात्मक व्यवस्था है, ऐसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान जनरली आपको देखने को मिलता है। लेकिन हमने व्यवस्था तो वही अपनाई है, संघात्मक यानी फेडरल सिस्टम, लेकिन हमने उस दोहरी नागरिकता के प्रावधान को नहीं अपनाया है। और इसके पीछे का कारण है एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंडता। यानी हम नहीं चाहते कि हमारे भारत का दोबारा विभाजन हो, भारत टूटे। हम उस सोच के साथ कि हम भारत के नागरिक हैं, उस एकता वाली सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी भारतीयों के अंदर एकता हो और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो, एक राष्ट्र की बात हो। दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने अपने संविधान में नहीं रखा है। तो आप देखेंगे कि एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में ये हम देख चुके हैं, ये हम संविधान बनाने से पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार एक विशेष संप्रदाय ने एक अलग राष्ट्र की मांग की और अंतिम रूप से उस मांग को मानना पड़ा। और कैसे हमने देखा कि कैसे उस विभाजन में हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कैसे लाखों लोग मारे जाते हैं। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो तो हमारे संविधान में इन व्यवस्थाओं पर बड़ा ध्यान दिया गया, बड़ा ही विशेष फोकस किया गया, स्पेशल फोकस रहा इन चीजों पर कि हमारा संविधान, हमारा भारत अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। तो ऐसे में हमने फेडरल सिस्टम को तो अपनाया, हमने संघात्मक व्यवस्था को तो स्थान दिया, लेकिन हमने जर्नली देखे जाने वाली दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया। हमने एकल नागरिकता के प्रावधान को अपने संविधान में रखा हुआ है। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल प्रावधान हमने किया है, ये हम पढ़ चुके हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। भारत में कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है। और अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान में वोटिंग को लेकर या फिर कहे कि मताधिकार को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप देखेंगे कि भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है, यानी एडल्ट आप देखेंगे कि एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी हमने भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया है। और अब आप कहेंगे कि वयस्क मताधिकार प्रणाली क्या है, यानी हम किसको वयस्क कहे, तो हमारे मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन बाद में उसको 18 किया गया। और वो कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई।
यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है वो अब मतदान कर सकता है, वो अपने प्रतिनिधि को चुनने में वो अपनी सोच और समझ का प्रयोग कर सकता है, वो वोट कर सकता है। वो 18 वर्ष का व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि को वोट कर सकता है। अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वो बिना किसी भेदभाव के मतदान स्वतंत्र रूप से बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त करता है। और अब आप देखेंगे कि हमारे संविधान में कुछ आपातकालीन उपबंध भी किए गए हैं। यानी अगर देश में किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी होती है, किसी प्रकार का कुछ ऐसी घटना होती है कि आपातकाल जैसी कोई घटना होती है तो उसको लेकर भी, कोई भीषण घटना होती है तो देश में आपातकाल को लेकर भी कुछ उपबंध किए गए हैं। और आप देखेंगे कि संकट काल में हमारी राज व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। यानी जब देश पर कोई संकट आएगा तो ऐसे में हमारे देश की व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। और संविधान में 3 प्रकार संकट काल का उल्लेख किया गया है। यानी वो संकट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमने 3 प्रकार से अपने संविधान में रखे हुए हैं। और उनमें से पहला है कि जब कोई बाहरी शक्ति या कहे कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 352, यानी कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये आपातकाल अनुच्छेद 352 में इसको रखा गया है। और राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर, संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 और इसी प्रकार वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 हमारे संविधान में रखे गए हैं। यानी वो ये आपातकाल की स्थिति, यानी आपातकाल के स्थितियों में लगेगा, ये वो 3 स्थिति है कि राज्यों में पहला युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, या फिर राज्य में व्यवस्था भंग हो जाए, या फिर किसी प्रकार का वित्तीय संकट आने पर हम आपातकाल के उपबंध रखे गए हैं। और संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है, यानी सारे राइट्स अब सेंटर को चले जाते हैं। और इनको भी हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे जब ये आपातकालीन उपबंध हम पढ़ेंगे। जब हम 352, 356 या 360 इन आर्टिकल्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम विस्तृत रूप में इनका डिस्कस करेंगे कि कब कब कहाँ कहाँ और कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और अब आप लास्ट देखेंगे ग्राम पंचायतों की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों समितियों व जिला परिषदों की स्थापना की गई। यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाए, गांव तक शासन पहुंचे, इसीलिए एक ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, जिला परिषदों का गठन किया गया और पंचायत समितियों का गठन भी 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखकर किया गया। और आप देखेंगे इसी ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों और जिला परिषदों को लेकर 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और जैसे कि हमने पहले ही हम 2 या 3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय बहुत सारी और अलग चीज़ों को भी हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया है, रखा गया है। और हमारा संविधान, मैंने कहा, विशाल और विस्तृत संविधान है, तो इसीलिए हमारा संविधान और भी अन्य प्रकार के विशेषताओं को समाहित किए हुए हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को जान चुके हैं कि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य और अन्य प्रकार की इस प्रकार की चीज़ों को स्थान देता है, उनकी विशेषताएं रखता है। किस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान ने अंगीकृत की है, हमने एडॉप्ट किया है, और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा कि कौन सी वो स्पेशल विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं रखी गई है। अब हम आने वाली क्लासेस में अपने संविधान को एक एक करके बारी बारी से एक एक स्टेप टू स्टेप सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट
पूरे संविधान को अच्छे से अध्ययन करेंगे और कुछ चीज़ों को हम स्किप करते हुए चलेंगे, बहुत कम चीज़ों को, लगभग 2% चीज़ों को जो कभी एग्जाम में पीछे 10 या 15 वर्षों में अक्सर नहीं पूछी गई है, उनको हम स्किप कर देंगे। बाकी जिसमें चांस है कि 2% भी चांस है कि वो एग्जाम में पूछी गई है या पूछी जा सकती है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और आप लगातार क्लासेस देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए तो आप लगातार फॉलो करते रहे, देखते रहे और लगातार शेयर भी करते रहे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।